हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। एक बार फिर से आप सभी के सामने हम हाजिर हैं जीके जीएस 30 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 का वीडियो लेकर, जिसमें आप सभी को जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आप सभी के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल और आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अपने सेशन की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो अपने सेशन की तरफ मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पूछा गया है, बताइए जनगणना किस सूची का विषय है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है संघ सूची, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब आप सभी को बताना है जनगणना किस सूची का विषय है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो संघ सूची इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। अब आइए जान लेते हैं ये सूची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियों का वर्णन किया गया है, तो 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। अब इन 3 सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। आप सभी को हम बताना चाहेंगे हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 अनुसूचियां हैं। अब 12 अनुसूचियां हैं, उसमें 7वीं अनुसूची में इन 3 सूचियों का वर्णन है, जैसे कि आप सभी को यहाँ पर पहली लाइन में लिखा गया है। दूसरा पॉइंट आप सभी के सामने है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं, इसके विषय में आप सभी को जानकारी दी गई है। तो संघ सूची की अगर बात की जाए तो इस सूची में वर्तमान में 98 विषय शामिल हैं, पहले इसमें 97 विषय थे। राज्य सूची की बात की जाए तो इस सूची में वर्तमान में 62 विषय हैं, पहले इसमें 66 विषय थे। वहीं समवर्ती सूची की बात की जाए तो इस सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, पहले 47 विषय थे। तो ये जो पॉइंट आप सभी के सामने लिखे गए हैं, इससे आप सभी के पेपर में क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। तो आप सभी को इसे याद कर लेना, आपके लिए पहला क्वेश्चन था। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राज्यों का संघ, संघों का संघ, संघ का राज्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। आप सभी को इसे याद कर लेना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। अब आप सभी को बताना है मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो विटामिन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आइए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि बताइए क्षुद्र ग्रह निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है मंगल व बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है बुध व शुक्र, तीसरा ऑप्शन है अरुण व वरुण और चौथा ऑप्शन है मंगल व पृथ्वी। अब आप सभी को बताना है क्षुद्र ग्रह निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मंगल व बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। आप सभी के टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 ग्रह वर्तमान में है। प्लूटो इस ग्रह की सूची में था, उसे हटा दिया गया है, उसे 52वें ग्रह की सूची में अब कर दिया गया है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा गया, बताइए तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। अब 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है रावी नदी, दूसरा ऑप्शन है ब्यास नदी, तीसरा ऑप्शन है झेलम नदी, चौथा ऑप्शन है चेनाब नदी। तो आप सभी को बताना है तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो तुलबुल परियोजना किस पर स्थित है, झेलम नदी इस पर स्थित है। अब आप सभी से पूछा जाता है कि बताइए भाखड़ा, क्या आप सभी से पूछा जाता है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सतलज नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए बाबरनामा के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है गुलबदन बेगम, तीसरा ऑप्शन है अबुल फजल और चौथा ऑप्शन है बदायूनी। आप सभी को बताना है बाबरनामा के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो बाबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब गुलबदन बेगम की बात की जाए तो इन्होंने हुमायूं नामा की, किसकी, हुमायूं
नामा की रचना की थी? किसने? तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की। अबुल फजल की बात की जाए तो इन्होंने अकबरनामा की, किसकी? अकबरनामा की रचना की थी। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप सभी को याद कर लेना, आपके पेपर में पूछा जाता है। बाबरनामा के लेखक कौन थे? तो बाबर। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। 18 मार्च, 8 मार्च, 8 फरवरी और 8 अप्रैल। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है, ये आप सभी के पेपर में यूपी ट्रिपल एस सी, किसमें? तो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। यूपी ट्रिपल एस सी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि बताइए एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति। तीसरा ऑप्शन, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। और चौथा ऑप्शन, हवाई जहाज की गति की इकाई है। अब आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस। दूसरा ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस। तीसरा ऑप्शन है 36 डिग्री सेल्सियस। और चौथा ऑप्शन है 98.6 डिग्री सेल्सियस। अब आप सभी को बताना है मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी से फ़ारेनहाइट की बात की जाती है तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि केल्विन में बताइए तो 310 केल्विन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है। तो आप सभी को हमने तीनों पैमाने में मानव शरीर का सामान्य ताप बता दिया है। डिग्री सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछा जाता है फ़ारेनहाइट में तो 98.6 हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि मानव शरीर का सामान्य ताप केल्विन में कितना, तो 310 केल्विन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब और जहांगीर शाह। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले शासक कौन थे मुगल सम्राट के? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। तो बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी 1526 में। कब? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इसके बाद भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। तो पहला मुगल शासक बाबर और आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया था? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह और चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। आप सभी को बताना है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया था। आपके पेपर में पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, या भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो आप सभी का दोनों का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। इसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा ये दोनों नारे दिए गए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। 10, यहाँ पर 12, 10, 8 और 14 4 ऑप्शन है। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। आइए देख लेते हैं कुल कितनी राशियां हैं। तो पहला मेष, दूसरा वृषभ, तीसरा मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये आप सभी की 12 राशियां हो गई। इनका नाम आप सभी को दिया गया है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना, आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। अब आप सभी को बताना है एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है, आप सभी के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
14 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, बताइए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है मंगल, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति, चौथा ऑप्शन है शुक्र। आप सभी से पूछा गया, बताइए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो शुक्र इसका सही आंसर हो जाएगा। बृहस्पति की बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। अगर आप सभी से पूछा जाता है मंगल के बारे में तो क्या हो जाएगा ये, तो लाल ग्रह हो जाएगा। कैसा ग्रह, तो लाल ग्रह हो जाएगा। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, मंगल को। अगर बुध की बात की जाए तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह और सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्लेनेट हो जाएगा। आप सभी को इसे याद कर लेना। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो बुध। और मंगल की बात की जाए तो लाल ग्रह हो जाएगा। बृहस्पति की बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए बिंदुसार किस वंश का शासक था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है कुषाण वंश, दूसरा ऑप्शन है मौर्य वंश, तीसरा ऑप्शन है हर्यक वंश और चौथा ऑप्शन है गुप्त वंश। आप सभी को बताना है बिंदुसार किस वंश का शासक था, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार। अगर आप सभी से पूछा जाता है बिंबसार के विषय में, किसके बारे में, बिंबसार के विषय में आप सभी से पूछा जाता है, यहाँ पर आप सभी को हम लिख रहे हैं। तो ये बिंबसार के विषय में आप सभी से पूछा जाता है कि किस वंश का शासक था, तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। तो हर्यक वंश का सही आंसर हो जाएगा। तो अगर बिंबसार की बात की जाएगी आपके पेपर में तो हर्यक वंश हो जाएगा। अगर आप सभी से बिंदुसार के विषय में पूछा जाता है तो मौर्य वंश हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया, बताइए लिंगराज मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। अब आप सभी से पूछा गया लिंगराज मंदिर के विषय में, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। आप सभी को इसे याद कर लेना है। तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए मकाऊ की मुद्रा क्या है। मकाऊ देश है, इसकी मुद्रा आप सभी से पूछा गया है रियाल, दिरहम, तोमान और पटाका। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। आप सभी को बताना है मकाऊ की मुद्रा क्या है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो पटाका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मकाऊ की मुद्रा पटाका हो जाएगी। आप सभी को इसे याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, बताइए सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। पहला ऑप्शन है निकोलस, दूसरा ऑप्शन है जीन लूथिए, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है J.L. बेयर्ड। अब सिनेमा का आविष्कार आप सभी से पूछा गया है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो निकोलस और जीन लूथिए को सिनेमा का आविष्कारक माना जाता है। तो उपर्युक्त दोनों आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। वहीं आप सभी से अगर पूछा जाता है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, किसकी बात की जाएगी, आप सभी से टेलीविज़न की बात की जाएगी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो J.L. बेयर्ड हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, चंद्रमा, फेबोस, डिमोस और टाइटन। आप सभी को बताना है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो चंद्रमा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को यहाँ पर फेबोस और डिमोस दिखाई पड़ रहे होंगे, ये किसके उपग्रह है, तो मंगल के उपग्रह हैं। आप सभी को याद कर लेना है, तो मंगल ग्रह के उपग्रह फेबोस और डिमोस हो जाएंगे। टाइटन आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, ये किसका उपग्रह है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो शनि का उपग्रह टाइटन हो जाएगा। वहीं अगर आप सभी से पूछा जाता है गैनीमेड के विषय में, किसके विषय में, तो गैनीमेड के विषय में आप सभी से पूछा जाता है किसका उपग्रह है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जुपिटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे याद कर लेना है, किसका उपग्रह हो जाएगा, तो जुपिटर का हो जाएगा। आप सभी से अगर पूछा जाता है कि बताइए सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो शनि हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जुपिटर हो जाएगा। मंगल ग्रह के विषय में देखते हैं, तो अगर आप सभी से पूछा जाता है लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाल ग्रह मंगल हो जाएगा। सबसे भारी ग्रह कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो जुपिटर यानी बृहस्पति हो जाएगा। छल्लेदार ग्रह आप सभी से पूछा जाता है तो कौन सा हो जाएगा, तो शनि हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी से पूछा जाता है नीला ग्रह कौन सा होगा, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन और पूछा जाता है आप सभी से कि नीला ग्रह क्यों कहा जाता है पृथ्वी को, तो पानी की उपस्थिति के कारण,
इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, बताइए हर्ष का राजकवि निम्नलिखित में से कौन था। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, बाणभट्ट और तानसेन, चंद्रबरदाई और चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। अब आप सभी को बताना है हर्ष का राजकवि कौन था, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बाणभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बाणभट्ट द्वारा दो रचना की गई हैं, एक है कादम्बरी, कौन सी, तो कादम्बरी पहली हो गई, दूसरा हो गया हर्षचरित। तो आप सभी को याद कर लेना है, पहला कादम्बरी और दूसरा हर्षचरित किसके द्वारा रचित है, तो ये बाणभट्ट द्वारा रचित है। चंद्रबरदाई की बात की जाए तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो की, किसकी, तो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी इन्होंने। अबुल फजल की बात की जाए तो इन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। आप सभी को याद कर लेना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अकबरनामा की रचना किसने, तो अबुल फजल ने, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो और बाणभट्ट द्वारा कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की गई थी। तो हर्ष का राजकवि कौन सा हो जाएगा, तो बाणभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड टेलर, ऑटो हान और अल्फ्रेड नोबेल। अब चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आप सभी को बताना है हाइड्रोजन बम। अब यहाँ पर दो बम होते हैं, एक होता है परमाणु बम, एक होता है हाइड्रोजन बम। आप सभी से पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है, तो नाभिकीय, किस पर, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ऐसे आप सभी को याद कर लेना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो आपके क्वेश्चन पूछा गया है वही परमाणु बम अगर पूछा जाएगा तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, हाइड्रोजन बम की बात की जाएगी तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्वेश्चन में आप सभी के हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था पूछा गया है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एडवर्ड टेलर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी से पूछा जाता है कि एडवर्ड जेनर ने किसकी रचना, एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किया था, तो इन्होंने चेचक के टीके का, किसका, तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑटो हान की बात की जाए तो उन्होंने परमाणु बम की खोज की थी, किसकी, तो परमाणु बम की खोज जो कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो ऑटो हान ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल की बात की जाए तो इन्होंने डायनामाइट की, किसकी, तो डायनामाइट की खोज की थी। आप सभी को इसे याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी चीज़ें यहाँ पर आप सभी से डिस्कस की गई हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, 5 जून, 22 अप्रैल, 7 अप्रैल और 8 मार्च। आप सभी को बताना है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो 7 अप्रैल इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी से अगर पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को हमने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वही 22 अप्रैल को क्या हो जाएगा, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आप सभी को इसे याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया, बताइए दक्षिण अफ्रीका में चरागाह को क्या कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की बात की जा रही है, तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो बेल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में चरागाह को क्या कहा जाता है, तो बेल्ट कहा जाता है। अगर आप सभी से प्रेरी की बात की जाए तो प्रेरी कहाँ का हो जाएगा, तो उत्तरी अमेरिका का। कहाँ का, तो उत्तरी अमेरिका की घास को कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका की घास को प्रेरी। पंपाज कहाँ का, तो पंपाज कहाँ का हो जाएगा, तो अर्जेंटीना हो जाएगा पंपाज। अगर आप सभी से डाउन्स की बात की जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को जो भी यहाँ पर एडिशनल जानकारी दी गई है इसे याद कर लेना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आप सभी के देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, हमारे द्वारा जितनी भी जानकारी आप सभी से शेयर की जा रही है आप सभी को याद हो रही है, तो निश्चित रूप से आप सभी GS का जितना भी पोर्शन है, जो भी क्वेश्चन आता है आसानी से कर जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन की बात की जा रही है, पूछा गया है, बताइए भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी। पहला ऑप्शन है कुषाण वंश द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हर्यक वंश द्वारा, तीसरा ऑप्शन है गुप्त वंश द्वारा, चौथा ऑप्शन है यूनानियों द्वारा। अब आप सभी को बताना है भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यूनानियों द्वारा भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। आप सभी को इसे याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो बदरुद्दीन तैयब जी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। आप सभी को इसे याद कर लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आप सभी से बात की गई है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आप सभी को याद कर लेना है। और आप सभी से पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी हो जाएंगे। और पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, W.C. बनर्जी ने की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए राज्य अपहरण नीति को किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया गया था। लॉर्ड कर्जन की बात की जाए तो वर्ष 1905 में इनके एक शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। आप सभी को इसे याद कर लेना, आपकी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया, बताइए आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। आप सभी को बताना है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी से अगर पूछा जाता है कि लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है, लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। आप सभी का सही आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 10, 12, 13 और 2। आप सभी को बताना है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की, मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप सभी से यहाँ पर पूछा जाता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वेंकैया नायडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वेंकैया नायडू, जो कि आप सभी के उपराष्ट्रपति हैं, 13वें उपराष्ट्रपति हैं। इनका नाम क्या है, तो वेंकैया नायडू है। ये वर्तमान में राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। इसे आप सभी को याद कर लेना है। राज्यसभा में आप सभी से पूछा जाता है विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया, बताइए सुंडा जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य में है। पहला ऑप्शन है जावा और सुमात्रा, दूसरा ऑप्शन है मध्य अंडमान और लघु अंडमान, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है तस्मानिया और क्यूबा। आप सभी को बताना है सुंडा जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के बीच स्थित है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जावा और सुमात्रा के मध्य सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा गया, बताइए राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, चौथा ऑप्शन है नीति आयोग और तीसरा ऑप्शन है नीति आयोग, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। अब आप सभी को बताना है राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो नीति आयोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, आप सभी से पूछा जाता है, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। आप सभी से पूछा जाएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो PM नरेंद्र मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। आप सभी को इसे याद कर लेना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं आप सभी से अगर RBI के विषय में पूछा जाता है, तो RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन हैं, कौन से नंबर के, तो 25वें नंबर के कौन हैं, तो वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। क्या नाम है इनका, तो शक्तिकांत दास है।
ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। आप सभी को याद कर लेना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। 30 क्वेश्चन आप सभी के शामिल किए गए थे जो आप सभी की पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आप सभी के लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी के लिए ये सेशन रोज लाया जाएगा। क्लास 2 का वीडियो अब आप सभी के लिए आना है, जिसमें आप सभी को दोबारा से 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 3 लिंक आप सभी को दी गई हैं। पीडीएफ मिलने के बाद आप सभी इस पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां भी क्लिक करके आप सभी हमारे टेलीग्राम तक पहुंच सकते हैं, टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। वहां से आप सभी को ईजिली हमारे द्वारा जो भी वीडियो लाए जाते हैं उनकी पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी को हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जो कि क्लास 2 का वीडियो होगा, जिसमें आप सभी को फिर से 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आप सभी के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मिलेंगे आप सभी को दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।